हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट। मतलब कि कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट के कारण कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो होता है, उसको आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में और कुछ फंगल डिजीज़ के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। इन सभी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जिसका एक पॉजिटिव एजेंट होता है। तो उस बेसिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस बी के बारे में, और फिर फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेपाटाइटिस बी के बारे में। ये जो डिजीज है किसके कारण होता है, तो ये हेपाटाइटिस बी जो है ये एक वायरल डिजीज है और मेनली ये कॉज होता है बाय द हेपाटाइटिस बी वायरस। किसके कारण होता है ये हेपाटाइटिस बी वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस। तो हेपाटाइटिस जो बी वायरस डिजीज है हेपाटाइटिस बी मेनली कॉज होता है बाय द हेपाटाइटिस बी वायरस। और इसमें जो आपका हम लोग को जो ऑर्गन होता है जो आपका सफर करता है वो होता है आपका लीवर, दैट इज लीवर। तो देखो ये जो हेपाटाइटिस बी वायरस है मेनली क्या क्या कॉज करता है आपका लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये बेसिकली सिमिलर होता है। टेक्निकली हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हेपाटाइटिस बी वायरस है, जो अगर कोई पर्सन हेपाटाइटिस बी डिजीज से सफर कर रहा है तो मेनली ही हैज और सी हैज अ जॉन्डिस। तो इसको हम लोग टेक्निकली टेक्निकली कभी कभी जॉन्डिस के साथ इसको हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है आपका लीवर में। तो देखो अगर इन्फेक्शन लीवर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ ड्यू टू इन्फेक्शन इन लीवर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेपाटाइटिस बी। मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन लीवर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन लीवर। ठीक है, तो अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ लीवर में और उस इन्फेक्शन के कारण लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं हेपाटाइटिस कॉल्ड हेपाटाइटिस बी। ठीक है, और इसको हम लोग कभी कभी कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज जॉन्डिस, नोन एज जॉन्डिस। लेकिन जो ये हेपाटाइटिस बी डिजीज होता है ये मोर सीवियर कंडीशंस होता है देन कंपैरिजन टू जॉन्डिस। तो ये हेपाटाइटिस बी इज मोर सीवियर देन जॉन्डिस। ठीक है, तो हेपाटाइटिस बी जो डिजीज है मेनली कॉज होता है हेपाटाइटिस बी वायरस के कारण। और इसमें जो हम लोग का जो ऑर्गन जो इफेक्ट करता है, सफर करता है, वो होता है आपका लीवर। तो टेक्निकली हम लोग कभी कभी जो हेपाटाइटिस बी के कारण जो इन्फ्लेमेशन कॉज होता है आपका लीवर में, उसको हम लोग टेक्निकली कभी कभी जॉन्डिस भी बोल देते हैं। तो अगर लीवर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ ड्यू टू इन्फेक्शन इन लीवर तो उसको हम लोग बोलते हैं हेपाटाइटिस, और इसको कॉमनली हम लोग कभी कभी जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेपाटाइटिस बी है ये मोर सीवियर होता है आपका इन कंपेरिजन टू जॉन्डिस। तो ये जो हेपाटाइटिस बी है ये मेनली जो स्प्रेड आउट होता है वो बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी ये स्प्रेड होता है। तो ये फैलता कैसे है, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्या बाय, और इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी ये स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, जैसे कि कोई पर्सन है जो हेपाटाइटिस बी से सफर कर रहा है, अगर उसका उसका द्वारा यूज किया गया जो नीडल है उसको अगर
आपका हेल्दी पर्सन में उसको उस नीडल को हम लोग पिन आउट करेंगे तो फिर वो भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। या फिर वैसे पर्सन जो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे हैं और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने के कारण भी ये स्प्रेड आउट होता है, ठीक है? तो हेपेटाइटिस बी में मेनली हम लोग अभी देखें कि हेपेटाइटिस बी में मेनली आपका जो ऑर्गन इन्फेक्ट होता है या फिर सफ़र करता है वो होता है आपका लीवर। तो सोचो अगर इनफैक्ट ये हेपेटाइटिस बी किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर को। तो सोचो अगर लीवर को इन्फेक्ट कर दिया तो आपका कितना सारा जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सारा को सफर करना पड़ेगा। जैसे लीवर मेनली आपका जितने भी वाइटामिन होता है उसको स्टोर करता है, प्लस आपका जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स इस सब का मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ये सारे इफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो हेपेटाइटिस बी से जो पर्सन सफर करते हैं वो उसको बहुत मतलब क्या बोलते हैं हायर रेट से कोई जैसे कि हेपेटाइटिस बी से जो पर्सन सफर करता है उसको जो डिजीज मतलब उसका जो बॉडी है वो कंप्लीट वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उसका फिजियोलॉजी ही जितना कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है आपका लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, फिर वाइटामिन का जो स्टोरेज है, फिर आपका बहुत सारे जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो सारे होना बंद हो जाएगा। तो फिर पर्सन का जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाता है, फिर वो पर्सन मर भी सकता है, डाई आउट भी हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुत सीवियर कंडीशंस होता है ये हेपेटाइटिस बी। तो ये था हेपेटाइटिस बी, वायरल डिजीज एक काइंड। सेकंड हम लोग बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स बेसिकली होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसे वायरस के कारण होता है जिसमें जो वायरस होता है वो आपका आरएनए वायरस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचआईवी। एचआईवी एचआईवी क्या होता है? एचआईवी होता है एक आरएनए वायरस। इसका फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डिप्रेसेंट वायरस, और वी कैन से ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसेंट वायरस, ठीक है? तो ये कैसा वायरस है? ये आरएनए वायरस है ठीक है? तो जो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसका जो सिंड्रोम, सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिंड्रोम मतलब क्या होता है, ठीक है? सिंड्रोम में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गन या फिर आपका मल्टीपल सिस्टम जो हम लोग का बॉडी का रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब सिंड्रोम करने का मतलब कि आप में जो होगा आपका जो हम लोग का जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारा हम लोग का जो सिस्टम्स है वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हम लोग का डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है इम्यून जो सिस्टम होता है हम लोग का वो एकदम लो हो जाता है और बहुत सारा डिजीज एक साथ हम लोग पे पैथोजेंस हम लोग पे इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण हम लोग को एड्स में क्या होता है जो ऐसे जो पर्सन एड्स से सफर करते हैं उसमें बहुत सारे डिजीज होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है? तो ये था एड्स। अब एड्स में हम लोग देखेंगे जो एचआईवी है बेसिक, ये तो वैसे लॉन्ग टॉपिक का इसके लिए अलग स्पेशल क्लास चाहिए इसको समझने के लिए, लेकिन आज हम लोग थोड़ा इसको थोरोली ऐसे ही बस समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो ये जो एचआईवी है जो आरएनए वायरस है ये स्प्रेड आउट कैसे होता है? देखो जो ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसेंट वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिप्रेसेंट वायरस ये होता है एक तरह का आरएनए वायरस। आरएनए वायरस मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? आरएनए, ठीक है? तो जब ये किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उसके साथ ये क्या करता है, ये जो वायरस है ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, आरएनए के साथ साथ एक एंजाइम को भी ये उसके अंदर इन कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को फिर फर्दर डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है? तो जब ये पर्सन ये जब आरएनए वायरस जब इंटर करता है किसी बॉडी में हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या करता है अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए अलोंग विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दोनों को ये पुट कर देता है कहाँ? आपका हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फिर जैसे ये दोनों आरएनए अलोंग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब हम लोग में इंटर करता है और ये डायरेक्टली किसी ऐसे सेल को टारगेट नहीं करता है, ये मेनली टारगेट करता है आपका इनिशियली मैक्रोफेजेस को, ठीक है? जो कि आपका हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो पैथोजेंस को आपका ईट अप कर जाता है उसको किल कर देता है फिर। तो ये क्या करता है जो आरएनए अलोंग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये डायरेक्ट आपका इन्फेक्ट करता है किसको?
हम लोग का जो मैक्रोफेजेस है उसको, ठीक है। फिर ये मैक्रोफेजेस में इंटर करता है। तो जब मैक्रोफेजेस में ये इंटर करता है तो मैक्रोफेजेस में ये क्या करता है, उसका जो उसके अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद वहां पे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और रेप्लिकेट करके क्या करता है, अपना जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जैसे नंबर्स ऑफ एचआईवी जो वायरस है, इसका नंबर जैसे मल्टीप्लाई करने लग जाता है मैक्रोफेजेस में, तो मैक्रोफेजेस फिर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है, ये ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करने के कारण क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ आपका आरएनए वायरस जो एचआईवी है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो जैसे ही ये एचआईवी ब्लड सर्कुलेशन में आया, मैक्रोफेज सबसे पहले देखो क्या हुआ, इन्फेक्ट किया किसको, मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस में इंटर किया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर उसको कंट्रोल किया, जेनेटिक मशीनरी को कंट्रोल करने के बाद वो अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करता है मैक्रोफेजेस के अंदर। फिर एक पीरियड ऑफ टाइम आता है जब मैक्रोफेजेस ब्रस्ट कर जाता है और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एचआईवी वायरस आपका आउटसाइड द सेल मैक्रोफेजेस आ जाता है। उसके बाद वो मैक्रोफेजेस के बाहर जैसे एचआईवी वायरस आता है वो फिर फर्दर किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है आपको टी हेल्पर सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स। ये फिर फर्दर इन्फेक्ट करता है टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं कि टी हेल्पर सेल जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है उसका टी लिम्फोसाइट्स को बहुत सारे डिफरेंशिएशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, फिर आपका टी नेब सेल्स, ये सब जितने हैं। फिर तो ट्यूमर सब ये जो टी हेल्पर सेल्स है, ये टी हेल्पर सेल्स उसी का एक पार्ट है, डिफरेंशिएट फॉर्म है, जो कि ये टी हेल्पर सेल्स हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये टी हेल्पर सेल्स किसको फिर हेल्प करता है आपका, मेनली ये हेल्प करता है बी सेल्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन ये जो एचआईवी है ये मैक्रोफेजेस को पहले इन्फेक्ट किया, वहां से अपना नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद ये इन्फेक्ट करेगा टी हेल्पर सेल्स को, जो कि एक इंपॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट्स है, जो कि हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये फिर फर्दर टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये टी हेल्पर सेल्स को जो जेनेटिक मशीनरी है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद वहां पे अपने आप का जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि सपोज ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, सपोज ये डीएनए है, तो ये क्या करेगा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करेगा, जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल था उसको पहले कन्वर्ट कर देगा डीएनए में, और फिर डीएनए क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जो है उसके बीच में खुद को ऐसे अलाइन कर लेगा। तो इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो क्या होगा, उस जेनेटिक मटेरियल का भी आपका क्या होगा, मतलब नंबर्स को इंक्रीज करेगा, रेप्लिकेशन होगा। तो एक तरफ से क्या हो रहा है कि एचआईवी भी अपना नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है। तो ये बेसिकली टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो जब आपका इम्यून जो मेजर सेल्स है आपका बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स, उसी को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि लॉट्स ऑफ पैथोजेंस का एंट्री होगा हम लोग का बॉडी में, और हम लोग का डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, उसको काउंटरएक्ट नहीं कर पाएगा। और फिर हम लोग को एड्स में क्या होता है कि लॉट्स ऑफ डिजीज से, जो पर्सन एड्स से सफर करते हैं उसको लॉट्स ऑफ डिजीज से सफर करना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ही है कि आपका मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका एचआईवी, जो टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा और फिर बी सेल्स को, फिर एंटीबॉडी को प्रोडक्शन को बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी वायरसेस होते हैं बेसिकली दो पाथवे से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एक होता है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल्स में क्या होता है कि वो अपना नंबर्स को तो इंक्रीज करता है, लेकिन उसके साथ वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी होता है वहां पे। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होता है, वो अपने आप को हम लोग का जेनेटिक मटेरियल के साथ अलाइन करता है। फिर हम लोग का जेनेटिक मटेरियल जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो इसका भी रेप्लिकेशन होगा, ये अपने आप को नंबर को बढ़ाएगा, मतलब ये फिर अलाइन होके डोरमेंट स्टेज पे चला जाता है, और फिर ये अपना नंबर्स को बढ़ाते जाता है, और फिर एक समय आता है जब हम लोग को बहुत सारा सिम्टम्स नजर आने लगता है उस डिजीज को लेकर के, और फिर वो डिजीज हम लोग को एड्स जो है हम लोग को होता है। तो एड्स बेसिकली आपका
मल्टीपल डिजीज का एक सोचो पैकेज टाइप है, जिसमें बहुत सारा डिजीज से सफर करना पड़ता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, तो ये था आपका ये, और ये बेसिकली किस चीज से रेप्लिकेट करता है? बाय द लाइसोजेनिक साइकिल। कौन सा साइकिल? दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल, एचआईवी वायरस। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द एचआईवी टू इंटर, जब एचआईवी किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है एंड टिल द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, मतलब जब तक कुछ हम लोग को बॉडी में कुछ नजर आता है, तो फ्रॉम द एंट्री ऑफ एचआईवी टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, द पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। इस क्या बोलते हैं? एचआईवी पॉजिटिव। कैसे पर्सन को एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं? कि द फ्रॉम द एंट्री ऑफ एचआईवी वायरस till the manifestation of disease, manifestation of disease, तो वैसे पर्सन को हम लोग एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हेपाटाइटिस बी, एक ये था एड्स वायरस, एचआईवी वायरस, एड्स और आपका हेपाटाइटिस बी, दो डिजीज के बारे में हमने वायरल डिजीज में पढ़ा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपका इंपॉर्टेंट जो फंगल डिजीज है उसको लेकर के, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड डिजीज नोन एज रिंग वॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज का वन इज कॉमनली डिजीज कौन सा है? दैट इज आपका रिंग वर्म। रिंग वर्म किसके कारण होता है? दैट इज आपका ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन या माइक्रोस्पोरा, ये सब कुछ फंगस है जिसके कारण हम लोग को फंगल डिजीज और रिंग वर्म होता है। ठीक है, तो रिंग वर्म ये कोई एक रिंग वर्म जो हम लोग बोलते हैं, ये कोई वर्म नहीं होता है। ठीक है, द रीजन इज दैट देखो सबसे पहले हेडिंग देते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज हम लोग जिसको नाम से जानते हैं रिंग वर्म, रिंग वर्म। ठीक है, ये जो रिंग वर्म है ये किसी तरह का वर्म नहीं रहता है, कोई तरह का वर्म नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो फंगस होता है वो फंगस का जो ग्रो करता है वो ग्रो करता है आपका सर्कुलर पैचेस लाइक स्ट्रक्चर में। कैसे? सर्कुलर पैचेस में, मतलब फंगल का जो ग्रोथ होता है वो होता है आपका सर्कुलर पैचेस में। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है कि सर्कुलर ऐसे पैचेस टाइप दिखता है ऐसे। ठीक है, तो सर्कुलर पैचेस में ये फंगल जो ग्रो करता है जिसके कारण हम लोग को लगता है कि किसी तरह का वर्म है जो राउंड वर्म है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, रिंग वर्म। ठीक है, तो ये रिंग बेसिकली ये फंगस का ग्रो है, ये कोई वर्म नहीं है कि आपका सर्कुलर इन नेचर है। बेसिकली ये फंगस ही होता है लेकिन उसका ग्रो जो होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसमें जो जो आपका जो जहाँ पे आपका जो ये रिंग वर्म होता है वहां पे क्या होता है कि जो सर्कुलर जो पैचेस होता है उसका जो पेरिफेरल रीजन है, पेरिफेरल रीजन मतलब कहने का ये आपका आउटसाइड रीजन जो है, ये है आपका पेरिफेरल रीजन, रीजन। ये पेरिफेरल रीजन क्या होता है कि ये होता है आपका डार्क रेड कलर में, डार्कर रेड। और जो इसका इनर सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर जो लेयर होता है ये होता है आपका पिंकिश कलर टाइप में, पिंकिश कलर। ठीक है, तो फंगल जो ग्रो करता है वो सर्कुलर पैचेस लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, एक रिंग टाइप में स्ट्रक्चर फॉर्म कराता है। और जो इसका पेरिफेरल रीजन होता है, जो इंडिंग तरफ रीजन होता है, वो डार्क रेड कलर का होता है। और जो आपका सेंट्रल जो रीजन है वो लिटिल बिट आपका पिंकिश कलर का होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर के कारण हम लोग इसको बोलते हैं रिंग वर्म। ठीक है, तो ये जो फंगल डिजीज होता है मेनली, ये जो रिंग वर्म है मेनली होता है आपका किसके कारण? ट्राइकोफाइटॉन, फाइटॉन, एपिडर्मोफाइटन, फाइटन एंड माइक्रोस्पोरा। ये कुछ ऐसे काइंड, ये कुछ आपका फंगस है जो आपका क्या डिजीज कॉज करते हैं? दैट इज रिंग वर्म। ठीक है, तो रिंग वर्म किसी तरह का वर्म नहीं है, वो बेसिकली एक फंगस है
जिसका ग्रो होता है आपका सर्कुलर पैचेस लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका पेरिफेरल रीजन होता है आपका डार्क रीजन में, एंड जो आपका सेंट्रल रीजन होता है वो लिटिल बिट पिंकिश कलर का होता है। तो जो फंगस का जो फंगस जो हम ग्रो करता है वो किस किस जगह पे जो फंगस का जो इन्फेक्शन होता है वो होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो वो होता है आपका बेसिकली वैसे रीजन जहाँ पे आपका मॉइस्ट हो, डार्क, फिर आपका डैम्प रीजन हो, उस तरह के रीजन में बेसिकली फंगस ग्रो करता है। ठीक है, कैसे कैसे रीजन पे? तो जैसे हो गया आपका मॉइस्ट मॉइस्ट स्किन हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डैम्पी स्किन। फिर हो गया आपका मतलब इसको फिर उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कुछ आपका मैटर चाहिए जो कि इसको ग्रोइंग में हेल्प करे, कुछ आपका ऑर्गेनिक मैटर चाहिए जिसपे ये फीड कर सके और अपना जो सर्वाइवल है उसको इंक्रीज कर सके और वो फिर ग्रो कर सके। तो इसके क्या चाहिए, फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर। फिर आपका हो गया क्या, फिर आपको चाहिए वार्मर टेम्परेचर। तो एक फंगस को ग्रो करने के लिए बेसिकली ये 3 कंडीशंस चाहिए फॉर फंगल ग्रोथ। कौन कौन से रीजन? दैट इज जो स्किन होना चाहिए वो मॉइस्ट होना चाहिए, डैम्पी स्किन, जैसे कि वैसे पर्सन जो आपका हर दिन सॉक्स पहने हुए रहते हैं हर टाइम, उसमें क्या होता है कि जो फिंगर्स है उसके बीच क्या होता है आपका कुछ एयर नहीं पहुंच पाता है सही से पर्टिकुलर, फिर आपका वो रीजन क्या होता है डैम्प मॉइस्ट हो जाता है पसीना के कारण। तो उस तरह का जो रीजन है जहाँ पे आपका पसीना ज्यादा होता है, जैसे आर्मपिट हो गया, ग्रोइन रीजन हो गया, उस तरह का जो रीजन वहां पे क्या होता है कि डैम्प स्किन मिल गया, वहां टेम्परेचर भी आपका लो होगा, तो एक आइडियल कंडीशन मिल जाता है फंगस को ग्रो करने के लिए। इसीलिए उस तरह का रीजन जो होता है आर्मपिट रीजन हो गया, या फिर ग्रोइन रीजन हो गया, फिर जैसे जो आदमी सॉक्स पहनते हैं दिन भर सॉक्स में ही रहते हैं, तो उन लोग में क्या होता है कि आपका एक डैम्प मॉइस्ट स्किन मिल जाता है, पसीना आ गया, जिसके कारण फिर आपको क्या वो मॉइस्ट एरिया मिल गया, फिर आपका कुछ डेड सेल्स होते हैं जिसपे वो फीड करता है, तो उस जगह पे आपका फंगल का जो ग्रो करने का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस जगह पे बेसिकली फंगस डिजीज आपका जो रिंग वॉर्म है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को वहाँ पे मतलब ग्रो करता है। ठीक है, तो ये था आपका फंगल डिजीज। फंगल डिजीज क्या किसके कारण होता है? रिंग वर्म मेनली किसके कारण होता है? तो बेसिकली ये होता है आपका ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, फिर आपका माइक्रोस्पोरा। ये कुछ फंगस है जो आपका रिंग वर्म डिजीज कॉज करते हैं, और रिंग वर्म मतलब कोई रिंग वर्म नहीं होता है, ये बेसिकली फंगस का ग्रो ही होता है सर्कुलर रीजन पे, इसीलिए इसको सर्कुलर जैसा दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिंग वर्म। और इसको ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है? तो है आपका मॉइस्ट स्किन होना चाहिए, डैम्प स्किन होना चाहिए, फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर उसको मिलना चाहिए फॉर फीडिंग, जिसके कारण वो फिर अपना ग्रो कर सके, न्यूट्रिशन मिल सके उसको, और वार्मर टेम्परेचर होना चाहिए। तो जैसे आर्मपिट रीजन, ये सब जो रीजन बोले, इस सब में क्या रहता है बेसिकली टेम्परेचर लो रहता है, आपका मॉइस्ट भी रहता है, पसीना आता है, इसलिए तो उस तरह के रीजन में ये जो रिंग वर्म है ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये था कुछ आपका वायरल डिजीज एंड फंगल डिजीज के बारे में। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ नए डिजीज को लेकर के, बैक्टीरियल डिजीज को, प्रोटोजोअन डिजीज, इस सब के डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।